हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फिजिक्स का नया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जितने भी आज तक इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो, उन सभी को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए और आपको सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से हम करवा देंगे, जिससे आप उन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाए। तो इन्हीं क्वेश्चनों को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो को पॉज कर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड, और इसमें हम एक चीज और भी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये दो चीज पढ़ेंगे अभी हम। तो जैसे मान लिया कि आपके पास कोई चिकना पृष्ठ है, जैसे कोई दर्पण, तो जब भी इस पर कोई प्रकाश किरण डलेगी तो वो इस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो किसी भी प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। किसी प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जानते हैं आप कि इसके कितने नियम हैं? दो नियम, ठीक है। पहला नियम, अब पहला नियम को करने से पहले ये देखिए कि जो भी आपकी सबसे शुरू में किरण होगी उसका नाम होगा आपतित किरण, और जो टकराने के बाद वापस लौट जाएगी उसका नाम होगा परावर्तित किरण। और जिस भी बिंदु पर यह किरण पृष्ठ पर टकराएगी उस पर एक लाइन खींच देंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसका नाम होगा अभिलंब, ठीक है। यह आपकी इंसिडेंट रेज है, यह आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। अब आपकी जो आपतित किरण है वो इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी जिसे कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी जिसे कहते हैं परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल एंड आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अब इसके नियम ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका कि आपका जो परावर्तन कोण R है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये जैसे लिख रखा है हमने कि इसके कितने नियम हैं? दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और ये जो तल है इस तल का नाम होता है आपतन तल। दूसरा नियम क्या है इसका कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होगा, मतलब एंगल जो R होगा सदैव किसके बराबर होगा? एंगल I के बराबर, ठीक है। तो ये आपका परावर्तन की परिभाषा हो गई है और दूसरा आपका परावर्तन के नियम हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका समतल दर्पण। इस समतल दर्पण से आपके पेपर में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मल्टीपल चॉइस में। क्या है ये?
समतल दर्पण, जैसे आपने, ये आपका बन गया समतल दर्पण, ठीक है। इसके सामने ये कोई वस्तु रखी है ए बी। अब इस वस्तु से एक किरण ये चली, और चलने के बाद क्या होगा, अब उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको। आप जानते हैं कि आई एंगल किसके बराबर होगा, आर के। अब यदि आपका आई एंगल 0 हो तो आर भी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी जो आपतित किरण है वो इस पर अभिलंबवत डले, अभिलंबवत का मतलब अभिलंब से 0 डिग्री के एंगल पर, मतलब बिल्कुल सीधी, ठीक है, ऐसे डले तो वापिस उसी माध्यम में, मतलब वापिस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। आई एंगल बराबर आर एंगल। आप जानते हैं कि आर जो होगा किसके बराबर होगा, आई के। अब यदि यहाँ पर आपका आर 0 है, सॉरी आई 0 है, तो आर भी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, परावर्तित किरण है, वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे बिंदु ए से कोई प्रकाश किरण चली, ठीक है, इसका क्या होगा, ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ऐसे हमने थोड़ी पीछे बढ़ा दी। दूसरी, एक किरण क्या करो आप, यहां से कर लो, यानी कि पहली किरण। अब मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितनी किरणों की, 2 किरणों की आवश्यकता। अब जब इससे किरण चलेगी तो बिल्कुल सेम वही बात कि अभिलंबवत डलेगी ऐसे, और इस दर्पण से टकराकर वापस लौट जाएगी। तो इस आधार पर इसका प्रतिबिंब कैसे देखा जाएगा, कहाँ बनेगा। अब यदि मैं इसका क्या करूं, यदि मैं इस बिंदु से दूसरी किरण ये चलाऊं ऐसे, तो ये इस बिंदु पर टकराएगी और टकरा कर क्या होगा, वापस इधर लौट जाएगी। तो इस किरण को हमने पीछे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ मिल गई, इस पॉइंट पर। अब एक पीछे हमने एक किरण बढ़ा दी और एक पीछे ये बढ़ा दी, बिंदु इस पर मिल गई। तो ये इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब यदि दर्पण के पीछे बने तो वो हमेशा कैसा होगा, आभासी, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो प्रतिबिंब बनना है वो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनना है और वस्तु के बराबर, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, वस्तु के बराबर भी है, सीधा भी है, और चूंकि दर्पण के पीछे बनना तो कैसा है, आभासी। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो सदैव आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि प्रतिबिंब का जो साइज होगा, मतलब बिंब का, वो किसके साइज के बराबर होगा, प्रतिबिंब का साइज होगा बिंब यानी कि वस्तु के साइज के बराबर। मतलब जितनी आपकी ए बी है उतनी ही आपका प्रतिबिंब होगा ए बी टे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यदि पॉइंट ये ओ है तो मान लिया कि इससे यू दूरी पर वस्तु रखी है और ये प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या हो गई, वी। तो जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु होगी, मतलब यू, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण से होगा। मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व का मतलब कि दर्पण में जो आपके लेफ्ट हिस्सा होगा, लेफ्ट, ठीक लेफ्ट साइड, वो कैसी दिखाई देगी, राइट साइड। और जो राइट हैंड साइड होगी वो आपको कैसे दिखाई देगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बात। मतलब कहने का यह है कि जैसे आपके पास ये दर्पण बन गया, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। अगर ये कोई इधर वस्तु है ए बी, तो अभी मान लिया अगर कोई यहां व्यक्ति खड़ा है ये, और ये उसके क्या है, हाथ है, तो आप जानते हैं ये उसका राइट साइड होगी और ये उसकी लेफ्ट होगी। लेकिन जब वो इसमें देखेगा, ऐसे, तो क्या होगा, बी इधर, ए इधर, मतलब ये उसकी इधर लेफ्ट होगी और ये इधर राइट होगी। यानी कि लेफ्ट हिस्सा राइट की साइड दिखाई देगा और लेफ्ट साइड उसकी राइट दिखाई देगी। ठीक है। अब आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जो आपके अल्फ़ाबेट अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जो पार्श्व प्रतिबिंब है वो महसूस नहीं होता। मतलब होता तो है कि लेफ्ट का राइट बनेगा, राइट का लेफ्ट, लेकिन उनका महसूस नहीं होगा। जैसे ओ, जैसे एम, जैसे आई, जैसे डब्लू, ठीक है, जैसे टी, जैसे एच, जैसे ए, आपके और भी बहुत है, लगभग 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व प्रतिबिंब नहीं बनता का मतलब है कि बनता तो है लेकिन उनका पता नहीं लगता कि राइट साइड दिख रही है या लेफ्ट साइड अलग अलग हो रही है। ठीक है। तो ये आपका समतल से संबंधित क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा है समतल दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, ये किसी भी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। जैसे आपका ये खोखला गोला बन गया किसका, पारदर्शी कांच का, और मैं किसी इसके एक भाग को काट दूं और इस भाग पर एक तरफ क्या कर दूं, पेंट कर दूं, तो ये जो व्यवस्था है या ये जो आपका बनेगा उसका नाम क्या होगा, दर्पण। कौन से वाला, गोलीय दर्पण। जैसे इधर से काट दूं और इस पे पेंट कर दूं तो ये आपका दर्पण बन जाएगा। मतलब कहने का यह है कि आपका जो दर्पण होता है वो किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया ऐसा भाग होता है जिसके एक तल पर पेंट किया होता है तथा दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल। अब गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ये वाला, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके यानी कि जिसमें जो परावर्तन है वो दबे हुए तल से होता है, वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है आपके पास, गोलीय दर्पण। गोलीय कहूँ, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है आपका कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक उभरा हुआ तल होता है, या जिससे जो प्रकाश परावर्तित होता है वो कैसे तल से होता है, उभरे हुए तल से, वो कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। तो अब बात करेंगे हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं की गोलीय दर्पण से। जैसे सबसे पहला क्या है आपका, वक्रता केंद्र। तो ये क्या है, आपके पास कोई कांच का खोखला गोला था और इससे हमने एक दर्पण मतलब इसका एक भाग काट दिया और इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी, पारे की मतलब पेंट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका दर्पण। अब यदि आपका जो पेंट है वो
उभरे हुए तल पर है और परावर्तन जो हो रहा है दबे हुए तल से हो रहा है प्रकाश का, तो वो होगा अवतल दर्पण। और यदि परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है तो वो होगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है बात। अब सबसे पहले बात किसकी करेंगे, वक्रता केंद्र की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण यानी कि आपका जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक है, यानी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे कहते हैं, मतलब उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे प्रेजेंट करते हैं हम सी से। दूसरी बात आपकी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष से पहले आपका एक पॉइंट है ध्रुव। क्या है, ध्रुव, पोल। यह आपका जो दर्पण का परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु यह कहलाता है दर्पण का ध्रुव। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, कैपिटल पी से। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को जो मिलाने वाली रेखा है, ये पी एंड सी, पी का मतलब ध्रुव और सी का मतलब वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष, मतलब ये रेखा पीसी मुख्य अक्ष हो गई आपकी। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका द्वारक, दर्पण का द्वारक। यह आपका 1 2 3 और 4 दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, आपका जो परावर्तक तल होता है, इस परावर्तक तल के शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये, या परावर्तक तल का, परावर्तक तल कैसा होगा, गोलीय। अब इस गोलीय परावर्तक तल का जो व्यास होगा वो कहलाएगा आपका दर्पण का द्वारक, एम। यानी कि यहाँ पर चित्र में आपका एम डैश क्या है, दर्पण का द्वारक है। एक आपकी क्या होती है, एक होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, वक्रता त्रिज्या। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हम मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी की। जैसे मैं आपके सामने एक दर्पण बना लूं, ये और आप जानते हैं कि इस दर्पण में ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र सी, और ये दर्पण कौन सा बन गया आपका, उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुव और ये इसका वक्रता केंद्र सी। अब इस दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, क्या बोला मैंने, कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस एफ। अब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, मुख्य फोकस दूरी एफ। अब यहां से आपको एक मुख्य बात याद रखनी है। पहली बात कि यदि दर्पण के आप
राइट साइड देखो, यानी कि दर्पण की राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये आपका दर्पण हो सकता है, ये चाहे आप उत्तल बना लो चाहे आप अवतल बना लो। इस दर्पण की लेफ्ट साइड की सभी दूरियां निगेटिव ली जाएंगी और मापी कहाँ से जाएंगी, धूप से। और राइट साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाएंगी। ठीक है। यदि हम ऊपर की साइड मापेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की साइड मापेंगे तो कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, समझ में आई है बात कुछ। यदि हम दर्पण के दूर से लेफ्ट साइड में मापे तो दूरियां निगेटिव होंगी, और राइट साइड में मापे तो दूरियां पॉजिटिव। ऊपर की साइड मापे तो दूरियां पॉजिटिव, और नीचे की साइड मापे तो दूरियां निगेटिव। अब जब ऊपर और नीचे मापेंगे तो दूरियों की जगह इन्हें कहेंगे हम लंबाई, यानी कि ऊपर तथा नीचे मापेंगे जब तो दूरी की जगह इन्हें क्या कहेंगे, लंबाई। यानी कि ऊपर मापी गई जो लंबाई वो प्लस की, और नीचे मापी गई लंबाई होगी माइनस की। अब आपके सामने दोनों चित्र बने हुए हैं। ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो आप जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की जो एफ होगी, फोकस दूरी, वो कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है। और उत्तल दर्पण की जो एफ होगी, उत्तल दर्पण की जो एफ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। इसके लिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आना। ठीक है, ये क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में आना। इस यू का मतलब क्या है, उत्तल, और इस पी का मतलब है पॉजिटिव। मतलब उत्तल दर्पण की या उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। आना में आपका ऐसे क्या बनेगा, अवतल, और एन से क्या बनेगा, निगेटिव। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, आशा करता हूँ ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको भी याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी आपकी क्या होती है, एफ, और वक्रता त्रिज्या आपकी क्या होती है, आर। तो एफ व आर में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन दर्पण की फोकस दूरी। अब एफ आर और आर में संबंध क्या होता है, जो आपकी दर्पण की फोकस दूरी होती है एफ, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होगी वो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आधी। और यहाँ से आप अगर मैं 2 इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2f। तो इसका मतलब ये है कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। क्या बोला मैंने, कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि f आपका कैसा होगा, निगेटिव हो, पॉजिटिव होगा, तो r भी क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि f कैसा होगा, निगेटिव, तो r भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव आपका किसके लिए होता है, उत्तल दर्पण के लिए, और निगेटिव किसके लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे 2022 में इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे हम, 40 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी कि आपने
सबसे पहले पढ़ा कि फोकस दूरी दे रखी है आपको कितनी, 40, मतलब एफ दे रखा है 40 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा कि दर्पण कौन सा है, अवतल, तो अवतल दर्पण की एफ कैसी होगी, निगेटिव। पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो आपकी आर होगी वो होती है 2f। तो आर बराबर कितना, 2 इंटू एफ का मतलब -40। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 80। तो आर बराबर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब ये माइनस, ये मत सोचेगा माइनस कहाँ चला गया, ये चिन्ह माइनस केवल इतना बता रहा है कि ये जो आर है किसकी है, अवतल दर्पण की, और प्लस की होती तो किसकी बताता, उत्तल दर्पण की। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वस्तु की स्थिति, प्रकृति और आकार, इन तीन को भी हमें बताना है। अब सबसे पहले आपका क्या है कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, या इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। अब दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, तो ये हमने बना लिया। आपका ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। ये आपका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। P और C के बीच में कौन होता है आपका, F, बिल्कुल आधी दूरी पर। तो अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, मतलब C के और अनंत कहीं इधर होगा, तो उसके बीच में हमने क्या रख दी वस्तु, ये रख दी। वस्तु का नाम क्या बन गया, AB। ये किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर चली, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये चली गई। दूसरी किरण, अब दूसरी किरण चलाने के लिए आप F से भी पहुंचा सकते हो और C से भी, तो हमने क्या किया, हमने पहुंचा दिए C से, ठीक है। तो C से जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही है। इससे आप लंब उठा दीजिए, ये बन गया आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो ये क्या बन गया, इसका किरण आरेख। अब इसका आकार, अब आकार किसके हैं, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब का आकार देखना है। अब आकार क्या है, आप जानते हैं वस्तु ये, प्रतिबिंब ये, वस्तु से छोटा, ठीक है। प्रकृति, अब प्रकृति आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, कैसा, उल्टा, तो वो हमेशा वास्तविक होगा। यानी कि प्रकृति इसकी कैसी है, वास्तविक। अब वास्तविक है तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा, और उल्टा है तो हमेशा वास्तविक। स्थिति, स्थिति C के और F के बीच बनना है, मतलब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, तो ये आपकी इसकी स्थिति हो गई है। ये कब आया है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यह है वक्रता केंद्र पर, यह आपका दर्पण, और ये हमने इसकी मुख्य अक्ष बना दी, ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। अब वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है। मान लिया वस्तु का नाम है AB। एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से होकर जाएगी, F से होकर जाएगी। दूसरी किरण ये है जो इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी,
और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण का क्या होगा? यह आपकी मुख्य अक्ष के समांतर होगी परावर्तन के पश्चात। तो ये दोनों किरण कहाँ मिल रही है? इस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? ये बन गया ए डैश बी डैश। तो ये तो हो गया इसका किरण आरेख। अब आकार, आकार क्या है? वस्तु के बराबर, ठीक है। प्रकृति उल्टा बनना है, यानी कि वास्तविक और उल्टा। स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनना है, वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। तो यह आपका दर्पण बन गया। अब P, C और F वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये रख दी C के और F के बीच। एक किरण क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली गई। दूसरी किरण ये चली गई और यह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये, तो इससे मैंने क्या कहा? लंब उठा दिया। तो ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। तो वस्तु आपकी ए बी है, वस्तु से बड़ा बनना है, तो क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा। और ये प्रकृति वही वास्तविक और उल्टा। स्थिति क्या है आपकी? स्थिति है वस्तु से, स्थिति कहाँ बनना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है कि फोकस तथा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के बीच रखा हो। तो ये आपका दर्पण बना दिया हमने। ये ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F कहाँ रखी है वस्तु? ये रखी है किसके बीच? फोकस F के और ध्रुव P के बीच। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर चलेगी कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण दर्पण पर डलेगी अभिलंबवत ऐसे, और यह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी होकर? यह परावर्तन के पश्चात जाएगी वक्रता केंद्र C से, ठीक है। अब ये इधर तो दूरी बढ़ती जा रही है, जब पीछे हटाएंगे तो ये पीछे किसी बिंदु इस पर मिलेगी। तो यहाँ से आप लंब उठा दीजिए। तो वस्तु आपकी ए बी और प्रतिबिंब बन गया आपका ए डैश बी डैश। तो पहली बात, आकार वस्तु से बड़ा, प्रकृति क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही है तो इसका मतलब और सीधा है, तो आभासी और सीधा। और स्थिति क्या है आपकी? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। यह आपका 2014, 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट कार्य होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र आप जानते हैं कि यदि वस्तु की दूरी, यदि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी
और किसकी, दर्पण की फोकस दूरी क्या हो, एफ हो, तब जो आपका दर्पण सूत्र होगा वो होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका बन गया दर्पण सूत्र। पहली बात तो आपकी ये हो गई। अब दर्पण सूत्र में जब भी आप दर्पण के लिए सूत्र लगाओगे तो बीच में क्या होता है, प्लस। ये आपकी फोकस दूरी, ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी और ये आपकी वस्तु की दूरी। तो इसके सूत्र लगाने से पहले आपको दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या बच्चों को इसकी कैलकुलेशन में होती है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे आसान करेंगे आपको वो देखना है। अब आप जानते हैं अगर मैं बात करूं एफ की, तो एफ के लिए यदि आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, एफ, ठीक है। और यदि नेगेटिव। और यदि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए जो एफ होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अवतल दर्पण के लिए एफ नेगेटिव और उत्तल दर्पण के लिए एफ पॉजिटिव। पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात, यदि आपकी जो वस्तु है, वस्तु की दूरी u, वो सदैव कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपके पास प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को आपको ध्यान रखना है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब है, कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो आपकी जो v होगी v ली जाएगी नेगेटिव। और यदि आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी के लिए ली जाएगी पॉजिटिव। अभी आपके सामने ऊपर इसका चित्र बना है, क्योंकि अभी आपने जितने भी चित्र देखे हैं उसमें केवल ये आभासी वाला ही प्रतिबिंब इधर पहुंचा है और इधर की दूरी कैसी ली जाती है, पॉजिटिव, यानी कि आभासी के लिए पॉजिटिव। और यदि आपका वास्तविक है तो वास्तविक के लिए v आपकी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात, यह आपकी तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बिना आप क्वेश्चन को सही से हल नहीं कर सकते। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर प्रश्नों को, यानी कि अधिकतर प्रश्नों में आपके पास दो ही चीज़ पूछी जाती है, या तो v और या फिर f। यदि मैं इससे, आपका क्या है अभी 1/f, 1/v प्लस 1/u। अब यदि मैं v इंटू यू एलसीएम ले लूँ तो u की 1 में करेंगे u, v की 1 में करेंगे प्लस के v, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि f बराबर ऊपर जाएगा v इंटू यू, तो u इंटू v और नीचे क्या बन गया, u प्लस v। तो यदि आपको किसी भी प्रश्न में क्या निकालना है, f निकालना है, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का यूज कीजिए, आप कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। इसी प्रकार जैसे आपके पास फॉर्मूला है 1/f, 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, v की, तो 1/u इधर आकर का इसका हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बच जाएगा 1/v। f और u एलसीएम ले लीजिए, f इंटू यू, u की मल्टीप्लाई इसमें 1 में, f की मल्टीप्लाई 1 में, तो f और 1/v। तो v को उधर और इन दोनों को इस साइड, तो v बराबर आ जाएगा f इंटू यू अपॉन u माइनस f। अब आप ये मत सोचेगा कि इसमें दो फॉर्मूले याद करने हैं, आपको फॉर्मूला यही याद रखना है। मैंने आपको इसलिए निकाल कर दिखा दिया कैसे निकालना है। तो एक v डायरेक्ट आपका ये बन गया और एक f डायरेक्ट आपका ये बन गया।
और ये आपको चिन्ह परिपाटी इनकी सबकी याद रखनी है और फिर आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके हम। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला आपको लिखना है 16 सेमी फोकस दूरी। तो आपको प्रश्न में सबसे पहले दी गई है एफ। एफ कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण कैसा है अवतल दर्पण, यानी कि आपकी एफ निगेटिव की हो जाएगी। एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। और मैंने आपको भी बताया था कि u हमेशा कैसा लेना है माइनस का। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपके सामने एक फॉर्मूला दिखाया था, क्या था वो, v बराबर एफ इंटू यू अपॉन यू माइनस के एफ। तो सूत्र आप डायरेक्ट लगा दीजिए, v बराबर एफ इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ लगा दिया। चलिए v बराबर एफ की वैल्यू माइनस के 16 गुना u की वैल्यू -8, u की वैल्यू -8 माइनस एफ की वैल्यू माइनस के 16। इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए माइनस माइनस प्लस 16 गुना 8 -8 माइनस माइनस प्लस के 16। तो 16 गुना 8, 16 में से -8 चले गए तो प्लस के 8, 8 से कट गया 8। तो v बराबर कितना बन गया 16 सेंटीमीटर। तो आसानी से क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। अभी आपको क्या बनाना है किरण आरेख। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति आपने ज्ञात कर ली है 8 सेंटीमीटर। प्रकृति क्योंकि v कैसी है प्लस की है। अब v प्लस की तब होगी जब आपका प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी, ठीक। और आभासी है तो कैसा होगा सीधा होगा। अब ये आपने इसका किरण आरेख बनाना है। तो किरण आरेख बना दीजिए। यह आपका ध्रुवी। अब फोकस दूरी कितनी है -16 सेंटीमीटर। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया, कितनी दूरी पर है मुख्य फोकस, क्या से आप सी ले लीजिए एफ। ये क्या हो गया आपका, ये है माइनस के 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी क्योंकि आप जानते हैं कि आर इसकी दुगनी होती है, तो ये कितने पर होगा माइनस के 32 सेंटीमीटर पर। तो वही वस्तु कहाँ रखी है 8 सेंटीमीटर में, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर। अभी हमने फोर्थ जो इसका किरण आरेख बनाया है वो, तो एक किरण ये चलेगी परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी ये, ठीक है। दूसरी किरण इस पर अभिलंब डलेगी ये, तो डल कर क्या होगा वापस लौट जाएगी और वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। ये मैंने क्या किया पीछे बढ़ा दिया। तो ये लंब, तो ये भी कितनी हो गई आपकी प्लस के 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब है ए बी और ये इसका सॉरी ये आपकी वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। तो ये बन गया इसका किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है आपको कि एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर वस्तु स्थित है। मतलब u कितनी दूरी पर है 10 सेमी की दूरी पर, और u आपको हमेशा कैसा लेना है ऋणात्मक। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है। अब आभासी है तो v बराबर कैसा होगा प्लस के 20। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब
सबसे पहले वक्रता त्रिज्या के लिए आपको एफ निकालनी होगी, और एफ का फॉर्मूला क्या निकाला था अभी आपने, डायरेक्ट एफ बराबर यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास, -10, और v की वैल्यू कितनी है 20। u की वैल्यू -10 और इसकी 20, ऊपर 10 20 और नीचे क्या बच गया आपके पास 10, कट गया। तो f कितनी आ गई -20 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण दे रखा था तो f कैसी आनी चाहिए थी माइनस की, तो f बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी। तो r बराबर होगा 2f, 2 इंटू एफ कितना -20, तो -40। तो आपके पास जो f है वो तो आ गया 20 सेंटीमीटर, और r आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता रहा अभी क्वेश्चन आपको थोड़े आसान लगने लगे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवर्धन। क्या है, रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है आपका, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। किसकी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। और प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, एम से। अब यदि आपकी प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, एच डैश हो, और वस्तु की लंबाई कितनी हो, एच हो, तो आपके पास जो एम बनेगा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन एम बराबर हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये आपका सूत्र बन गया। अब आपको यहां से एक बात और याद रखनी है कि यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो, f हो, तब प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो, v, तब आपका जो m होगा वो होगा -v अपॉन u। तो अब आपके पास दो सूत्र बन गए हैं, ये आपका लंबाइयों में है और ये आपका दूरियों में है। अब यहाँ से भी आपको याद रखना है दो बात, कि जब भी अगर आपका आभासी प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आपकी m होगी वो होगी पॉजिटिव। अब जानते हैं आप कि आभासी तब होगा जब वस्तु भी सीधी हो और प्रतिबिंब भी सीधा हो, तो प्लस, दोनों प्लस के लिए जाएंगे, तो m कैसा होगा, धनात्मक। और यदि आपका वास्तविक हो, कैसा हो, वास्तविक प्रतिबिंब हो, तो m लिया जाएगा निगेटिव। ठीक है, ये दो बात याद रखते हुए आपको चलना है, और फिर आप पर इससे संबंध न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका 2019 में और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने क्या कहा कि 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, मतलब आपके पास जो वस्तु की लंबाई है h वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। वक्रता त्रिज्या कितनी है, r 30 सेंटीमीटर। और किसकी है, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की आपकी प्लस की होती है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है, मतलब u -20 सेंटीमीटर, क्योंकि u आपकी हमेशा ऋणात्मक होगी।
एक तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है, यानी कि साइज का मतलब आकार, प्रकृति और इसे तीन चीज ज्ञात करनी है। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको एफ निकालना होगा। आप जानते हैं कि आर बराबर कितना होता है 2f, तो 30 सेंटीमीटर ये आपका कट गया, तो एफ बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास एफ आ चुका है, आपके पास यू है, एफ है, और प्रतिबिंब की क्या करनी है स्थिति, यानी कि वी ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है वी। तो अब v का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। v बराबर क्या था आपके पास f इंटू यू और अपॉन में u माइनस एफ। तो v बराबर f कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर है, u बराबर कितना है माइनस के 20 है, तो u कितना होगा आपके पास -20, f कितना है 15। ठीक है, यह आपके पास बन गया -15 और गुना 20, -20 और -15, तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 20 और 15 35। तो 5 से काट दीजिए, 5 दिए 15 और 5 सत्ते 35, तो 20 थे कितना 60 और बटे में 7। तो v बराबर आ चुका है इतना सेंटीमीटर। यदि इसे आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 7 8 56, हासिल कितने लग गए 4, 7 पंजे 35 और 7 7 49, इतने सेंटीमीटर। मतलब आपके पास v की वैल्यू बन जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आपका माइनस से भी कट गया, तो v बराबर 8.57 सेंटीमीटर। चूँकि आपका प्लस का है और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए सीधा और आभासी होता है, तो प्लस का ही आना चाहिए था। किसका प्लस का। अब क्या ज्ञात करना है साइज। प्रकृति आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसी होगी आभासी और सीधा, और नहीं भी आपको पता हो आपको v पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब आभासी और सीधा होगा। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, आप जानते हैं कि आपके पास m होता है h डैश बटे h और माइनस v अपॉन u। ठीक है, इतनी बात। h डैश आपको फाइंड करना है, h आपके पास 5 सेंटीमीटर है, माइनस v आपके पास कितना है 60 बटे 7 है, और u आपके पास माइनस के 20 है। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 20 कट गया, 4 बच गया, तो h डैश बराबर 60 बटे में 7 और गुना 4 है, 4 से 1 कट गया, तो 15 चौक 60, 15 बटे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन बहुत ही आसान कैलकुलेशन से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि 30 सेमी फोकस दूरी है किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेमी लंबा बिंब, मतलब 2020 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 सेमी फोकस दूरी है किसी उत्तल दर्पण, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण है तो प्लस की होगी, 5 सेमी लंबा मतलब h 5 सेमी लंबा है, बिंब 30 सेमी दूरी पर रखा है, तो u बराबर कितना होगा 30 सेंटीमीटर, और u कैसा होता है हमेशा माइनस का। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है होमवर्क। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही क्या है कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कहा है आपको कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है
30 सेंटीमीटर दूरी पर। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, मतलब V भी कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का मतलब क्या होगा कि इसमें V कैसा लिया जाएगा? निगेटिव, क्योंकि उस पर ही बनना है, तब तो ऐसा ही होगा। तो फोकस दूरी पूछ रहा है। अब आप जानते हैं कि सूत्र आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इससे आपका f डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया था? u इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। तो मान आप पुट कर दीजिए। u की वैल्यू आपकी कितनी है? -30, और इसकी भी कितनी? -30, -30 प्लस में -30, तो f बराबर माइनस माइनस प्लस 30, तो ऊपर तो 30 गुना 30 हो गया, नीचे प्लस माइनस -30, और -30 और -30 माइनस के 60, 30 दूनी 60, और कटकर कितना आ जाएगा? 15। यानी कि आपके पास f बराबर आ गया -15, तो f बराबर हो गई 15 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब कि U कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो? 20 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप फोकस दूरी लिखो तो आप प्रश्न में दर्पण देख लीजिएगा। तो F कैसी हो गई? माइनस के। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी बनाइए। तो क्वेश्चन जल्दी से कर देते हैं। आप जानते हैं कि आपको V निकालना है, और V क्या होगा? U इंटू एफ अपॉन U माइनस के F। तो V बराबर U की वैल्यू -15, V की वैल्यू -20। ठीक है, U आपका -15 माइनस और -20, ऊपर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15 गुना 20, और बटे में आपका माइनस माइनस प्लस, तो नीचे कितने रह गए? 20 में से 15 जाकर, 20 में से -15 गए 5, 5 दिए 15, और 20 दिए 60। तो ये बन गया आपके पास कितना? 60 सेंटीमीटर। स्थिति आ चुकी है। प्रकृति क्या होगी? क्योंकि आपका पॉजिटिव आया है तो आभासी और सीधा। कैसा है? आभासी और सीधा। इससे पिछले उसमें हमने बिल्कुल ऐसा ही बनाया था किरण आरेख इस क्वेश्चन का, तो आप किरण आरेख वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहला उपयोग है कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। ठीक, पहला उपयोग यह हो गया आपका। दूसरा उपयोग क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। मतलब अवतल दर्पण की सहायता से जो डॉक्टर होते हैं वो आंख, दांत, नाक और गले इत्यादि को देख सकते हैं। तीसरा आपका क्या है कि जो आपकी टेबल लैंपों की शेड है उनमें भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पणों का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आपकी जो मोटर कारें हैं, रेल व्यंजन है, स्टीमर है, सर्चलाइट है, उनके लैंपों में भी परावर्तक दर्पणों के रूप में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पणों का, परावर्तक पृष्ठों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? उत्तल दर्पणों के उपयोग। अब उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के जो पथदृश्य दर्पण होते हैं, मतलब जो आपके वाहन होते हैं, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, इन सब में आप जानते हैं कि साइड में एक दर्पण लगा हुआ होता है जिसमें से हम पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखते हैं, पीछे से आने वाले वाहनों को देखते हैं। ठीक, तो इसी कारण से जो आपके वाहन होते हैं उनके पथदृश्य के दर्पणों के रूप में किया जाता है।
ठीक, क्योंकि अब इसमें किसका प्रयोग होता है, मेन उत्तल दर्पण का। वो इसलिए होता है कि क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, और दूसरी बात, ये बहुत बड़े अक्षेत्र को पीछे से कवर कर सकता है। ठीक है ना। तो अब आपका एक अंतिम क्वेश्चन है 2019, 20, 22 और 23 में आया हुआ है, तो इसे कर लेते हैं। इसमें आपको क्या कहा गया है, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। क्या कहा कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो आर है आपके पास, वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर। आप जानते हैं कि आपका जो आर है वो किसके बराबर होता है, 2f के। तो 2f बराबर कितना हो गया, 2 मीटर। ये कटकर f बराबर आ गया 1 मीटर। किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर होता है। यानी कि आपकी जो वस्तु है, भाई वाहन है, वाहन को क्या कह रहा है, वस्तु मान लीजिए आप 4 मीटर की दूरी पर है, तो 4 मीटर की दूरी पर है, और वस्तु की दूरी हमेशा कैसी ली जाती है, माइनस की। तो उस समय दर्पण में देखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना कीजिए और किरण आरेख भी खींचिए। तो अब आपके पास f दे रखा है और u भी दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है, v। तो u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ। v बराबर u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू है -4, f की वैल्यू है 1, और u की वैल्यू कितनी है, -4 और -1। ऊपर तो -4 गुना 1 है, नीचे -4 और -1 माइनस के 5। तो v बराबर आपके पास बन गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 अट्ठे 40, तो 0.8 मीटर। तो आपकी किसकी दूरी आ गई है, प्रतिबिंब की स्थिति। और क्या ज्ञात करना है, आकार। अब आकार के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, आकार के लिए होना चाहिए था कि वस्तु कितनी बड़ी दिख रही है, मतलब वस्तु आपके पास कितनी बड़ी है। किरण आरेख खींच लेंगे इसका हम। अच्छा जी, तो किरण आरेख कैसे खींच दोगे, आकार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप m निकाल लें। m बराबर होता है -v अपॉन u। तो m जो होगा माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8, और u की वैल्यू -4, तो माइनस से माइनस कट गया, m बराबर बन गया आपके पास 4 दूनी 8। ठीक है, आपका जो m होता है वो होता है h डैश अपॉन h 0.2। तो आपके पास जो h डैश आ गया वो आ गया 0.2h। मतलब कहने का ये है कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार का 0.2 गुना होगा। अब किरण आरेख कैसे बनाएंगे आप इसका, ये आपके सामने कौन सा दर्पण बनाओगे आप, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण बनाओगे। और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर होता है, इस साइड, फोकस भी इस साइड, और वस्तु इस ध्रुव P से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है ना, ये आपने क्या मान ली, वस्तु ए बी। अब एक किरण मुख्य अक्ष के क्या चलेगी, समांतर, और जो समांतर चलेगी वो किससे आती प्रतीत होगी, इसके मुख्य फोकस एफ से। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से दिखेगी, बिल्कुल इस दर्पण पर अभिलंब डलेगी, और वो दिखेगी ये इसी साथ ही। तो ये आपका
इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, यानी कि वस्तु के आकार का 0.2 गुना होगा प्रतिबिंब का आकार। तो इसका क्या बन गया किरण आरेख। अब आपका परावर्तन से संबंधित सभी क्वेश्चंस जितने भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे वो हमने पूरे करा दिए। आशा करता रहा हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सभी बच्चों के लिए ये फायदेमंद है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। और सभी चैनल को, जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।